from the Congress. Mr. Gade Patil is with us. गड़े पाटिल साहब से पूछते हैं कि क्या राहुल गांधी चाइनीज एजेंट हैं? सर, गड़े पाटिल साहब नमस्कार सर, मुझे वीडियो नहीं दिखाई दे रही है आपकी। सर दिखाई देगी, थोड़ी देर के बाद दिखाई देगी, टेंशन मत लीजिए। जी जी जी। कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी सर, इसलिए जी सर, इसलिए शायद उन्होंने शायद नहीं दी होगी कि मतलब उसमें क्या है कि वो नेट बहुत ज्यादा खा जाता है, फिर इसकी वजह से। ओके ओके। तो सर ये बताएं सर जी, तो ये बताएं, अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के विनायक अंबेकर साहब हमारे साथ थे। आई थिंक वी हैव लॉस्ट हिम। Will somebody give me a warning at least that you are trying to fix the issue? Why do you have to cut me off in mid-sentence? Is Mr. Gade Patil there? Yes sir, yes, बोलिए सर। Fine. So Gade Patil साहब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी साहब अभी उज्बेकिस्तान गए थे और वहां पे चाइना के एजेंट और जॉर्ज सोरोस के एजेंट थे और उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि किस प्रकार क्या क्या बोलना, नरेंद्र मोदी जी को कैसे हराना है। तो क्या राहुल गांधी जी दिमाग की हालत शायद बिगड़ गई होगी, उनको थोड़ा सा इलाज लेना चाहिए। और ये शायद ये सभी बीजेपी के प्रवक्ता की भी यही दिमाग की हालत है, क्योंकि ये क्या बोल देंगे किस दिन, क्योंकि इनके पास सवालों के जवाब नहीं है। अभी जो सवाल पूछे जाते हैं उनका कभी ये सीधे तरीके से जवाब नहीं देते, क्योंकि इनके पास सच नहीं है। देखिए कितनी जिसको बोलते हैं कि असंबद्ध बात उन्होंने कही है कि वो मैं सुन रहा था कि किसी उनका नॉर्मल लोकेशन तो नहीं है, यानी कि इस भारत की किसी नागरिक का नॉर्मल लोकेशन क्या हो ये बीजेपी तय करेगी क्या? बीजेपी क्या इस देश के सभी लोगों को गुलाम समझती है अपना? तो ये अंबेडकर साहब हो या वो जिस पार्टी से आते हैं, उन लोगों के प्रवक्ताओं को थोड़ा दिमागी हालत ऐसी सटकी हुई है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ तथ्य नहीं है। चाइना का एजेंट कहा जाए तो भारत में मेक इन इंडिया की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 सालों में चाइना का ट्रेड इतना बड़ा है कि बहुत सारा यहाँ पे उनका माल आ रहा है। उसके बाद जितनी भी मूर्तियां मेक इन इंडिया के नाम से घोषणा देने वाली मोदी जी के यहाँ पे बनी, वो चाहे वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी हो या फिर वो यूनिटी जो कहा है उसमें कुछ बातें आ रही थी, उसके तथ्य मुझे अभी मालूम नहीं है, लेकिन पिछले 10 सालों में चाइना अंदर घुस के आया है। अरुणाचल प्रदेश की जमीन उन्होंने हड़प कर ली। एक तरफ सेना कह रही है कि वो आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री और सुरक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नहीं हम सुरक्षित है। तो ये लोगों को झूठ बोलने वाले, चाइना से डरने वाले प्रधानमंत्री जी के ये कार्यकर्ता है, तो इनसे मैं ज्यादा समझदारी की अपेक्षा तो नहीं कर सकता, तो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा, क्योंकि एक मीटिंग हुई थी बहुत साल पहले, वो चाइनीज एम्बेसी गए थे राहुल गांधी जी, जब डोकलाम का क्राइसिस चल रहा था, तो राहुल गांधी जी चाइनीज एम्बेसी में गए थे दिल्ली में ये जानने के लिए कि भाई चाइना क्या चाहता है। और उनका ये कहना है कि उन्होंने चाइनीज एम्बेसडर से ये पूछा कि व्हाई आर यू कमिंग इनटू आवर टेरिटरी, आप हमारी टेरिटरी में क्यों आ रहे हैं? तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कोई सीक्रेट डील हुई है आपकी, यानी कांग्रेस की और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। सर बताएं गड़े पाटिल साहब। तो भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है और उनके 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री देश पे बैठे हुए हैं सत्ता पे। अगर वो चाइना को तुम क्यों घुस रहे हो ये पूछने की हिम्मत नहीं कर रहे, तो विपक्ष के नेता जाके वहां पे पूछ रहे हैं कि तुम क्यों हमारे टेरिटरी पे जो सार्वभौम सॉवरेन राष्ट्र है वहां पे आप क्यों आ रहे हो, ये पूछने का हिम्मत और साहस है, जो कि साहस बीजेपी के नेताओं में नहीं था। तो लोगों को पसंद आने लगा कि भाई उस वक्त भी भारत अपनी यूनिटी के लिए, सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा था, आज भी कांग्रेस के ये नेता लड़ रहे हैं, तो इनके पास लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो क्या किया जाए? तो सच्चे आदमी को बदनाम किया जाए। तो संघ और बीजेपी की बहुत पुरानी राजनीति है सर। But it is absolutely true, Pradeep ji. It is absolutely true that as far as the BJP is concerned, they have never really given us an explanation or given a clarification as to what is the actual state on the line of actual control. Line of actual control पे वस्तु स्थिति क्या है उसके बारे में अभी तक कोई डिटेल स्टेटमेंट आई नहीं है। सिर्फ ये आया, कोई ना आया ना कोई गया, मतलब ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। क्योंकि आज की तारीख में अगर आपकी 21वीं मीटिंग हो रही है चाइनीज कमांडर्स के साथ और आर्मी कमांडर्स बोल रहे हैं कि भाई 35 के 37 जगह थी जहां पर हम लोग पहले पेट्रोलिंग करते थे, आज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चाइना अंदर आ गया है, नो मैंस लैंड में अंदर आया। चलिए हमारा लैंड नहीं है लेकिन फिर भी नो मैंस लैंड था जहां पर हमें एक्सेस था, आज एक्सेस नहीं है। तो ये मालूम कैसे पड़ेगा? गड़े पाटिल साहब आप ये बताएं, इसमें अब कांग्रेस क्या करेगी?
नहीं नहीं, अभी सत्ता तो उनके पास है, हम विपक्ष में बैठे हैं जी। और विपक्ष के साथ हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। तो अभी देश को, ये लोगों को बताना नहीं है कि किस तरह से चाइना भारत में घुसी है, वो बता नहीं रहे हैं। पिछले कुछ महीनों पहले एक इंडिया और चाइना के मैप की सैटेलाइट पिक्चर भी कुछ लोगों ने डाली थी इंटरनेट में, आपने भी शायद देखी होगी, कि किस तरह से चाइना पिछले 10 सालों में, शायद इंडियन एक्सप्रेस ने उसके ऊपर कुछ स्टोरी की थी, किस तरह से चाइना भारत के सार्वभौम जगह में, टेरिटरी में घुस रहा है और प्रधानमंत्री चुप्पी बैठे हैं। उसके बाद देश का सुरक्षा मंत्रालय कुछ बात नहीं कर रहा है। देश की राष्ट्रीयता के ऊपर, देश की टेरिटरी के ऊपर खतरा हो रहा है, और फिर भी खुद का नाकारापन छुपाने के लिए भारतीय जनता पक्ष देश के 140 करोड़ आबादी के साथ और राष्ट्रवाद का नारा पीटने वाले बीजेपी पूरे राष्ट्र के साथ दगा कर रही है। इनके पास कोई जवाब नहीं है सर, क्योंकि ये हर तबके के ऊपर, हर मुद्दे पे ये सरकार पूरी की पूरी असफल रही है। ना लोगों को मांगे उन्होंने पूरी की है ना। गणेश पटेल साहब, मगर आज मोदी जी का कहना है कि जो बॉर्डर डेवलपमेंट, बॉर्डर गांव डेवलपमेंट है, वो बिल्कुल कांग्रेस के राज में हुआ नहीं था। वो अभी मोदी साहब और पूरे गडकरी, वो टीम सब मिलके ये एक स्कीम बना दे कि बॉर्डर गांव, अंतिम गांव ने पहला गांव पकड़ के हम लोग चल रहे हैं, और पहला गांव को वाइब्रेंट गांव बना के उसमें डेवलपमेंट किस प्रकार से करें। उनका कहना है कि कांग्रेस में ऐसा था कि अंतिम गांव को अगर हम डेवलप करेंगे तो दुश्मन को फायदा होगा। बोले कि आज के तारीख में हमने इस चीज को टोटली अपोज कर दिया। बोले कि जो बॉर्डर गांव है, अंतिम गांव है, वो पहला गांव है, उसमें टोटल डेवलपमेंट होना चाहिए, और दुश्मन को अगर ठिकाना पहुंचाना है, उनको कंट्रोल करना है, तो हमारे आर्मी और बॉर्डर फोर्सेस का काम है, और वो कर देंगे, और उनको हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। तो ये क्या आपको लग रहा है कि ये बदलाव, पॉलिसी में बदलाव, बॉर्डर गांव अंतिम गांव नहीं पहला गांव है, उसको डबल, ये मोदी काल में आया है कि पहले हुआ? सर किस ये मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, इसका मतलब ये है कि मोदी कुछ भी बोल सकते हैं, उनके लिए ये मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, विकास के लिए नहीं है सर। जो लास्ट के गांव है, कांग्रेस ने वो तो हर मुद्दे पे कहते हैं कि इस देश में जैसे 2014 में ही ये देश आजाद हुआ है, ऐसा उनके प्रवक्ताओं ने पब्लिकली कहा है, टेलीविजन पे कहा है। तो ठीक है, मैं मुद्दे पे आता हूं। तो भारत ने इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को बहुत बार धूल चटाई है, चाइना को धूल चटाई है, अमेरिका को भी उस वक्त इंदिरा जी ने अपनी सॉवरेनिटी के लिए उनको भी खड़े बोल सुनाए हैं। इस तरह से इस देश की, जिसको नेशनल सिक्योरिटी बोलते हैं, उसको सिक्योर करने का काम, देश की सॉवरेनिटी को, सार्वभौमत्व को सिक्योर करने का काम कांग्रेस ने किया है। लास्ट के गांव के बारे में मोदी जी कह रहे हैं, ठीक है, वो रोड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ था। इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, या सेवन सिस्टर से लेकर सौराष्ट्र तक, हर जगह स्वतंत्रता के बाद, जिसको मूलभूत नीड्स जिसको बोलते हैं, जिसको फंडामेंटल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये कांग्रेस के ही तो काल में हुए, और ये इस देश की जनता मानती है। तो मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होता, और अभी देश को पता चल चुका है कि मोदी जो बोलते हैं वो बिल्कुल करते नहीं है। और आज देश में पूरी तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, ना नेशनल सिक्योरिटी है, ना फूड सिक्योरिटी है, ना जॉब सिक्योरिटी है। इस देश में सर आज कुछ भी सिक्योर नहीं है, ना धर्म सिक्योर है, ना जॉब सिक्योर है, ना परिवार सिक्योर है, ना रोजी रोटी सिक्योर है। सब कुछ इनसिक्योर है इस देश में, अभी कुछ भी नहीं है जी। अब महाराष्ट्र के जी, और एक अगले मुद्दे के ऊपर मैं आपका ध्यान यहाँ पे देना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में अकाल पड़ा है सर। अभी पिछले 4 महीनों से बारिश ठीक से नहीं हुई है, तो जो खरीफ की जो फसल थी, वो पूरी की पूरी फसल यहाँ पे आई नहीं है, अकाल पड़ा है। तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट हाल ही में यहाँ पे अकाल घोषित किया है, 40 तालुकों में, 40 तहसील में अकाल घोषित किया है। तो इसमें भी पॉलिटिक्स देखिए कि इन लोगों के दिमाग में और नियत में अकाल है सर, क्योंकि जिस 40 तहसील में इन्होंने अकाल घोषित किया है, वो 40 में से 36 तहसील बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार के गट के हैं।
यानी कि 4 ही विपक्ष के नेताओं के, यानी कि बाकी कहीं अकाली नहीं पड़ता, सिर्फ उसमें दादा भूसे जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत का कॉन्स्टिट्यूंसी हो, संजय सिरसाट का कॉन्स्टिट्यूंसी हो, तो ये जो है कुछ चुनिंदा मैंने नाम कहे हैं, तो उसकी लिस्ट चाहिए तो मैं आपको तहसील के न्याय, तालुके न्याय दे सकता हूं। तो इस तरह से लोगों के साथ भी खिलवाड़, किसानों के साथ भी इसी गंदी राजनीति करने का काम ये महायुति का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन कर रहा है। तो इस देश में क्या सिक्योर है? जी, लेकिन यहाँ पर एक चीज बताएं सर, अभी अभी राहुल गांधी जी की एक स्टेटमेंट आई, प्रियंका गांधी जी ने उसको रिपीट किया, और इनफैक्ट तेलंगाना में प्रियंका गांधी जी की एक जो मीटिंग थी जिसका जो वीडियो आया है वो शायद आपकी AICC ने ही उसको ट्विटर पे डाला है, उसमें तो बहुत जबरदस्त भीड़ थी, क्या रिस्पॉन्स मिला, माशाल्लाह जबरदस्त। बिल्कुल मुझे ऐसे लगा कि इंदिरा जी बोल रही हैं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, हमने तो देखा इंदिरा जी को बोलते हुए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा, आप इसके बारे में जरा रोशनी डालें कि भाई चुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस के ही लोगों को क्यों समझ आ रहे हैं अलग अलग सरकारी एजेंसियों से। अशोक गहलोत जी के सुपुत्र को आ गया, अशोक राजस्थान के जो PCC के प्रेसिडेंट है उनको आ गया, और जो छत्तीसगढ़ में अभी आपके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल साहब, उनके खिलाफ भी आरोप लग रहा है कि 508 करोड़ रुपए उनको मिल गए, 508 करोड़। और भूपेश बघेल साहब हंस रहे हैं कि यार 508 करोड़ में जीरो कितने होते हैं यही बता दो, कि मैंने तो जिंदगी में आज तक कभी कैश इतना देखा नहीं है। वो कहते भाई कैश में दिए हैं आपको, तो मतलब ये क्या तो है? अभी सर ये क्या है? और उधर पश्चिम बंगाल में भी जी बताएं सर, ये बीजेपी अभी पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष को अभी अजीत पवार की बात कर लेते हैं। अजीत पवार जी जब तक विपक्ष में थे तब तक उनके पीछे मध्य प्रदेश का मोदी जी का भाषण आपने भी सुना है, उसका जिक्र मैंने पिछले चर्चा में आप ही के चैनल पे किया था कि उस वक्त के लिए वो नेचुरली करप्ट पार्टी थी। अभी उनके साथ चल गए, दूध के धुले बन गए, क्योंकि मैं तो ये कहता हूं कि बीजेपी को कमल हटा के वॉशिंग मशीन खुद की निशानी बनानी चाहिए, क्योंकि उनके साथ गया तो CBI नहीं, ED नहीं। तो जिस तरह से ऑटोनॉमस सरकारी यंत्रणाओं का उन्होंने खुद के राजनीति के लिए उपयोग इस देश में किया है, तो अभी लोगों को भी समझ में आ रहा है। अभी चुनाव चल रहा है तो आरोप करे और उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करे, लोगों में कुछ तो गलत फहमियां फैलाए, ये बीजेपी की राजनीति का हिस्सा रहा है। और दूसरी चीज क्या है गड़े पाटिल साहब, एक तो ये बात हो गई, सर, और यहीं पर इसको बोलिए प्लीज कंक्लूड करता हूं। तो जो भी आरोप पिछले 10 सालों में ED CBI के माध्यम से विपक्ष के नेताओं पे इन्होंने किए हैं, हजारों मुकदमे हैं, हजारों आरोप है, उनमें से जो खरे उतरे उसका परसेंट 1% भी नहीं है, 0.5% वो सच्चे थे, बाकी 99.5% ये झूठे थे। उसके बाद में उनको क्लीन चिट मिल गई। महाराष्ट्र की अगर अनिल देशमुख जी की बात हम ले सकते, ठीक है, मैं चर्चा को भटकाना नहीं चाहूंगा, आपके सवाल पे आता हूं। जी पूछिए सर। मैं आपसे नहीं कर, अनिल देशमुख जी का सवाल है, वो तो अभी बेल पर है, वो तो केस चलेगा, देखते हैं। वो अलग बात हो गई। मैं कुछ और बोल रहा, मैं कुछ और पूछना चाह रहा था आपसे। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अजीत दादा पवार, हसन मुशर्रफ साहब, अजीत दादा पवार साहब, छगन भुजबल साहब, इनके खिलाफ जो केस है वो वैसे के वैसे ही हैं, उनको वो विड्रॉ नहीं किए गए, वो केस विड्रॉ नहीं है, उनकी तफ्तीश जारी है। साथ में रॉबर्ट वाड्रा जी जो हैं उनके ऊपर भी तफ्तीश जारी है और बहुत ही जल्द वहां पर एक्शन होगा। भाई 10 साल से तो हम देख रहे हैं कि भाई जब भी चुनाव होता है रॉबर्ट वाड्रा जी को तलब किया जाता है और ये कहा जाता है कि अभी गिरफ्तार हुए या कल मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी की पुलिस है, मोदी जी की गृह मंत्री उनके है, सरकार उनकी है, पूरी सिस्टम उनकी है। रॉबर्ट वाड्रा अगर दोषी है तो उनको उठा के जेल में डाल दे, राहुल गांधी जी दोषी है तो उनको उठा के जेल में डाल दे, हमारा जो भी नेता दोषी है उनको उठाओ भाई, जेल में डालो। आरोप करके क्या मिलेगा? आरोप करना है वो भी करो, लेकिन हम अभी जनता में जा रहे हैं और आप हर रैली में कांग्रेस को बढ़ता समर्थन हर राज्य में देख रहे हैं, और चुनाव के नतीजे के बाद ये पूरा साफ हो जाएगा। और ये कितने भी आरोप कर ले, कितने भी झूठी राजनीति करे, लेकिन अभी जनता को पता चल चुका है कि लोगों के लिए, लोगों के बारे में, उनके दुख के बारे में कौन सोचता है, वो कौन समझने की दिल से कौन कोशिश कर रहा है, वो राहुल जी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। तो इन आरोपों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी सी बात, कल NDTV का एक सर्वे आया था सर, NDTV जी, आपको मालूम है अभी NDTV के मालिक जो है वो अडानी साहब हैं,
जी, अडानी साहब बन गए अभी उनने। एनडीटीवी ने दिखाया है कि राजस्थान में कांग्रेस हार रही है, मध्य प्रदेश में हार रही है, छत्तीसगढ़ में भी हार रही है। जी, कुछ कहेंगे इसके बारे में सर? ना अभी क्या है कि अगर मालिक अगर गुलाम को कह दे कि तुझे भोंकना है तो वो भोंक देगा, तो एक ऐसे स्लेवरीज इंडिया में चलती थी जिसको गुलामी कहते थे। तो अभी उसी तरह से अगर उनके मालिक ने कहा है कि ये दिखाओ तो वो दिखा रहे हैं, लेकिन जनता का जो सर्वे है वो जनता के सर्वे सामने आए हैं। हम राजस्थान में जीत रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी हम जीत रहे हैं, और इससे आगे हम तेलंगाना में भी आ रहे हैं। तेलंगाना में भी सर्वेज है, और बहुत सारी एजेंसियों ने एनडीटीवी छोड़ के इस देश में बहुत सारी ऐसी विश्वसनीय एजेंसीज है जो लोगों में जाके सर्विस करती है, उसकी बहुत बड़ी मेथोडोलॉजी रहती है। सब जो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने उसका विश्लेषण किया टीवी पे, दे वेरी रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, जैसे विष्णु सोम साहब हो गए, हमारे शंकर अय्यर साहब हो गए, आरती जयरथ हो गई, ये बाकी सब लोग हो गए, और सीएसडीएस ने सर्वे किया है, दे वेरी रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट। और मिजोरम भी जीत रहे हैं, जैसे आपने कहा कि मिजोरम ऑल्सो बीजेपी इज विनिंग। तो ये सब, तो ये मतलब आपको लगता है कि जो जर्नलिस्ट हैं मतलब दे वेरी क्रेडिबल, मतलब दे वर्किंग फॉर, नहीं सर, वो क्रेडिबल हो गए, लेकिन अभी जिस वक्त से सर हम तो बड़ा छोटा चैनल चलाते हैं, हमारा तो बड़ा छोटा सा चैनल है। वो दूसरी बात है कि हम लोग सबकी बात सामने रखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये जितने बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं, बड़े बड़े नाम है, नामी गिरामी जितने भी हैं, इंटरनेशनली नोन जर्नलिस्ट जितने भी हैं, ये ऐसा काम करेंगे आपको लगता है? सर अभी जैसे जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस वक्त में है हम, वो वक्त ही ऐसा है कि हर एक आदमी जिसने अपने ईमान बेचे हैं, वो कितना भी बड़ा इंटरनेशनल लेवल का क्यों ना हो, या फिर जिसको मजबूर किया गया हो, मैं हर एक को ईमान बेचा वाला नहीं कहूंगा, किसी के ईमान का मुझे मजाक नहीं उड़ाना है, लेकिन कि जिसको मजबूर किया गया हो और जो मजबूर हो सकते हैं, वो हर एक आदमी आज वही बोली बोल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और बीजेपी वही बुलवाती है जो उनके लिए फायदेमंद है। तो इस देश में, जैसे आपने आपका जिक्र किया सर, आपका बड़ा चैनल है क्योंकि आप सच्चाई बयां करते हैं, लोगों के मुद्दे को आप लोगों के सामने रखते हैं। और आप ये क्यों ऐसा कर रहे हैं उसका मैं थोड़ा सा अपने पिछले सवाल में जिक्र किया था हसन मुशर्रफ साहब का। तो बीजेपी ने उनके केस में कहा कि हमने उनके केस बंद कहाँ किए हैं, वो कैरी ऑन है। तो इसका मतलब यही है कि ये जब उनको उन्होंने धमका के रखा है कि ये केस है, अभी तक हमने स्टेटस को रखा है, आप यहां से भाग जाओगे, हमको छोड़ के जाओगे तो हम बंदूक ताने बैठे हैं। तो उसी तरह उन पत्रकारों की भी कुछ मजबूरी रही होगी, मुझे पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है। बड़े साहब, इस चीज का कोई संकोच नहीं कि आपके गरीब कल्याण स्कीम जो 5 स्टेट में आप चला रहे हो, उसका कोई सामने मुकाबला है ही नहीं ना, बिकॉज राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्रवाद स्टेट लेवल इलेक्शंस में उसका कोई स्थान या लोग जो वोटर्स हैं उसको कोई मायने रखते नहीं है। यही है कि मुझे अगर 100 यूनिट फ्री मिलते जो आप दे रहे हो, मुझे अगर हमारे जो महिलाओं को 2000 रुपया मिलता है जो आप दे रहे हो, मुझे हमारे किसान को 2000 यूनिट फ्री मिल रहे हैं वो दे रहे हो, गहलोत साहब इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल के दे रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल स्टेट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रवाद से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। गहलोत साहब, जस्ट कम टू दैट, आप ड्रॉट के बारे में बोल रहे थे, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रॉट के बारे में 40 तालुकास में ही ड्रॉट डिक्लेयर किया है गणेश साहब जी। नाउ एक चीज है कि सिर्फ 40 में क्यों, बिकॉज जब बारिश गिर रहा था तब से आपका बात चल रहा था और सरकार का भी बात चल रहा था कि बहुत डेंजरस सिचुएशन है अकाल का, ड्रॉट का, और कुछ ना कुछ डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो दुष्काल का ये स्थिति है कि सिर्फ 40 है, बिकॉज जो अनुमान है तो बोलते हैं कि बहुत और भी तालुका यानी डबल टिबल इसके रेट में होना चाहिए। और उसके बाद ये पानी वाले जितने स्कीम है जो फडणवीस साहब और मोदी साहब बोलने में थकते नहीं है, पानी, घर घर जल, हर घर नल से जल, जल जीवन, जल आयुक्त शिविर से जल मिशन है, तो ये सब क्या हुआ आप जरा समझाएं हमको, सिर्फ 40 तालुका क्यों? इसको विस्तार में मैं बताना चाहूंगा कि शायद सरकार का महाराष्ट्र की यही मानना होगा कि भाई अभी हमको इलेक्शन जीतनी है तो हमारे जितने एमएलएज है उन्हीं के तालुके में हम अकाल का जो भी बेनिफिट्स है उनके किसानों को देंगे, बाकी के वहां पे शायद ये समझ रहे होंगे कि वो अपने किसान नहीं है। तो इसी तरह से ये गंदी राजनीति एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और नए जो उनके साथ जुड़े हो अजित पवार जी कर रहे हैं। तो बात यह है कुल मिला के, उस विषय पे मैं बहुत महीनों से पिछले कुछ काम कर रहा हूं,
जो महसूल मंडल जिसको कहा जाता है, 800 से ज्यादा महसूल मंडलों में, ये मेरा आंकड़े नहीं है, ये सरकार के ये आंकड़े हैं, जो कृषि विभाग है और जो कृषि आयुक्तालय है, ये उनके आंकड़े हैं कि 800 से ज्यादा मंडलों में, महसूल मंडलों में तकरीबन 2 महीने से ज्यादा कुछ भी बारिश हुई नहीं है। सोयाबीन का जो पीक है, वो सोयाबीन की फसल महाराष्ट्र के मराठवाड़ा विदर्भ के रीजन में 70% किसान हैं, जो वही अभी 70% उस फसल का वहां पे परसेंटेज है जो हाथ में कुछ मिली ही नहीं है। मैं खुद किसान हूं सर। 1 एकड़ में जहां मैं पहले 11 से 12 क्विंटल तक, 15 क्विंटल तक निकालता था, अभी मुझे सिर्फ 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल तक मिली है, जिसमें कुछ जान ही नहीं है। इसकी वजह से अभी जो एमएसपी से जिसको हमी भाव जिसको बोलते हैं, उससे भी कम भाव में अभी सोयाबीन किसान की बेची जा रही है। जैसे कि 4,000, 4,200, 3,800, अगर कुछ खराब हो तो 3,500 तक सोयाबीन को भाव मिल रहा है, जो पहले से 1 एकड़ में सिर्फ 2 क्विंटल या 1.5 क्विंटल या 1 क्विंटल ही सिर्फ हाथ में आई है। तो सरकार को हमारी विपक्ष के माध्यम से मांग थी कि भाई पूरे महाराष्ट्र में जो ग्रामीण इलाका है, वहां पे अकाल सरसगट जिसको बोलते हैं, वहां घोषित किया जाए और किसानों को उसका लाभ दिया जाए, कर्जे का पुनर्गठन किया जाए और उनको वो कर्जा मिले, पीक बीमा उनको दिया जाए। लेकिन सरकार ने राजनीति की अकाल जो ड्रॉट है, वो दुष्काल सिर्फ उन्हीं के आमदारों के लिए उसके बेनिफिट लिए, ताकि जिस तरह से जनता ये सरकार में पिछले कुछ महीनों से जैसे तोड़फोड़ राजनीति में हुई है, शिंदे गठ फूट गया, अजीत गठ फूट गया, तो उनके उन आमदारों के वहां के जो मतदार है उनके ऊपर बहुत नाराज है। तो अभी उनको खुश करने के लिए बाकियों का दुष्काल दुख ना देखते हुए, उन सभी किसानों के साथ धोखा करते हुए सिर्फ खुश के आमदारों को उन्होंने ये बेनिफिट दिया है। बालाजी गड़े पाटिल साहब, आपने कहा कि 70% किसान अफेक्टेड है, 70% किसान अफेक्टेड है, तो जो 1 रुपया फडणवीस साहब जो कह रहे हैं कि 1 रुपया में क्रॉप इंश्योरेंस होगा, 1 रुपया का भर के वो पूरा बेनिफिट उनको मिलेंगे, तो इसका बहुत पूरे एटलीस्ट मराठवाड़ा और विदर्भ में तो पूरे किसान तो इसको अप्लाई किया होगा। जी सर, मैं 70% नहीं, 100% किसान इससे अफेक्टेड है, कुछ चुनिंदा ही नहीं होंगे, 95% है। मैंने ये कहा कि 70% ज्यादा से ज्यादा जो खरीफ का पीक होता है उसमें सोयाबीन है, इसका मैंने जिक्र किया था, उसका एक एग्जांपल के लिए। लेकिन अफेक्शन की बात करें तो मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र में 70% से ज्यादा, 90%, 95% किसान ड्रॉट से, अकाल से वहां पे अफेक्टेड है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस जी जो कह रहे हैं कि हमने 1 रुपए में बीमा दिया, तो ये किसान की भलाई की बात नहीं है सर। ये इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि पूरे किसान बीमा पे खर्चा करके कुछ मिल नहीं रहा है, उनके 10 सालों का अनुभव था, इसलिए वो किसान अभी बीमा भर नहीं रहे थे, क्योंकि वो उनका पैसा पूरा जाया जा रहा था, वहां पे कुछ नहीं हाथ में लग रहा था। तो किसान नहीं भर रहे तो उन कंपनियों का घाटा हो रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने उन कंपनियों का घर भरने के लिए कहा कि 1 रुपए में हर किसान को हम बीमा देंगे, और उनका पैसा कौन भरेगा? स्टेट गवर्नमेंट भरेंगी। वो किसकी से? वो खुद के जेब में थोड़े से भर रहे, वो तो जनता की ही जेब में से भर रहे। तो 1 रुपए में तो ज्यादा से ज्यादा 100% लोगों ने वहां पे बीमा ले लिया, और उनका पूरा का पैसा राज्य सरकार ने उन बीमा कंपनियों को दिया। अभी मजे की बात आपको बताता हूं, जब अग्रिम जिसको बोलते हैं, अग्रिम यानी कि मिड स्ट्रीम में अगर ये सब नुकसान हुआ है, तो उस पीक बीमा में, फसल बीमा में एक वहां पे एक हेड है, वो एक एक्ट है, उसके हिसाब से अगर बारिश 21 दिन कंटिन्यू नहीं होती है तो अनाज हाथ में आने से पहले किसानों को एक मुआवजा दिया जाता है। तो उसकी मांग किसानों ने की, हम विपक्ष ने की। उस वक्त इन सभी बीमा कंपनियों की मुख्यमंत्री साहब और कृषि मंत्री साहब ने एक मीटिंग करवाई। तो ये राज्य के हमारे मुख्यमंत्री इतने वीक है कि उन बीमा कंपनियों ने, जब बीमा कंपनियों को जब मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने कहा कि अग्रिम की भरपाई, मिड की भरपाई इन लोगों को दे दी जाए, तो कंपनियों ने कहा हम ये नहीं दे सकते, और इनका ऑर्डर वहां पे जिसको डस्टबिन बोलते हैं उस डस्टबिन में फेंक दिया। तो
उसके बाद ये उस बीमा कंपनी को कुछ कह ही नहीं पा रहे। अभी तक ना लोगों को बीमा मिला है, ना कुछ दुष्काल का मिला है, ना उनको कर्जा मिल रहा है, ना किसी बैंक का, राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई मैनेजर ना किसान को अंदर आने देता है, ना उसको कुछ बताता है। बालाजी तो गड़े अभी पाटिल साहब, ये बहुत बड़ा एक सीरियस इश्यू आपने उठा लिया है कि जी, 95% फार्मर्स आर अफेक्टेड, दुष्काल है, और आपने सिर्फ 40 तालुका में दुष्काल दिखा दिया, और जो फार्मर्स का जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो क्लेम करने के लिए जा रहे हैं, वो भी पैसे नहीं दे रहे। दैट्स वेरी सीरियस। बट वेट अ मिनट, आई वुड लाइक टू नो समथिंग व्हाट यू आस्क्ड अर्लियर। वो जरा सवाल भूल गए, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा 40 के 42 तालुका जो हैं उनको ड्राउट अफेक्टेड डिक्लेयर किया गया है। अब महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 109 सब डिविजन्स एंड देयर आर 357 तालुकास, 357 तालुका हैं। तो इन 357 तालुका में आपके मुताबिक वास्तविकता में कहां पर कितने तालुका में अकाल पड़ा है? 357 में, यानी 357 में से कितने? बिल्कुल, अभी हम अगर मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई जिसको बोलते हैं जो एरिया है, वो अगर हम छोड़ दे, जो नॉन एग्रीकल्चर एरिया है, तो हम कोल्हापुर से चालू करेंगे और हम चंद्रपुर तक जाएंगे। मैं अभी पूरा बताता हूं। कोल्हापुर के रीजन में वहां पे थोड़ा से अगर हम देखा जाए तो गढ़हिंग्लज है, उसको उन्होंने ड्रॉट घोषित किया है। हाथकनंगले है तो उस तालुका में ड्रॉट है। बाकी के भी कुछ है, वहां पे भी अकाल है, जैसे कि 11 तालुके कोल्हापुर में है, तो वहां के सिर्फ 2 तालुके उन्होंने लिए हैं, लेकिन बाकी 4-5 तालुकों की परिस्थिति वहां पे बहुत विकट है और वहां पे कुछ फसल नहीं मिली है। वहां से हम सांगली में देखें तो सांगली में जत नाम का एक तालुका है, जत। तो उस जत में इतनी बुरी अवस्था है अभी कि वहां पे टैंकर से पानी का सप्लाई हो रहा है। तो वो अकाल के इस तालुके में नहीं आया है, सांगली में। तो वहां पे अगर सांगली सिटी छोड़ी जाए तो बाकी सब किसान अफेक्टेड है। उसके बाद हम आगे सोलापुर में आते हैं तो सोलापुर में ही वही परिस्थिति है। सोलापुर तो आवर्षणग्रस्त जिसको बोलते हैं वो भाग है। उस्मानाबाद जो फिर मराठवाड़ा शुरू होता है। उस्मानाबाद में आज ये हाल है कि ना सोयाबीन उनके हाथों में आया है, ना दूसरी जिसको तूर बोलते हैं, उस तूर का भी जो पीक है, फसल है, वो भी पूरी खराब हो रही है। और जिसको सोयाबीन निकालने के बाद जिसको चना बोलते हैं, अभी रब्बी का शुरुआत हो गया है। तो ये कृषि आयुक्तालय के आंकड़े हैं कि सिर्फ 20% किसानों ने दिवाली के समय लगाने वाली फसल लगाई है, क्योंकि जमीन में नमी ही नहीं है। तो ये अकाल उनको दिख नहीं रहा है। तो उस उस्मानाबाद में सिर्फ आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत का तालुका छोड़ दिया जाए और एक उस्मानाबाद तालुका, ये 2 ही तालुके वहां पे दिए गए हैं, 2-3। उसके बाद पूरा उस्मानाबाद छोड़ दिया, यानी कि उन तालुके के बॉर्डर के पीछे बारिश हुई है, ये सरकार का मानना है क्या? ये सरकार हमको स्पष्ट कर दे। उसके बाद आगे हम लातूर में आते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट दुष्काली है। नांदेड़ में आ जाए तो नांदेड़ का सिटी का एरिया छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा जो भी खेती का जो एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया दुष्काली है। मैं खुद इसी डिस्ट्रिक्ट में हूं, अभी उसी डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ हूं। ये पूरा मैं घूम के साइड पे मैंने देखा है पूरा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे 16 तहसील है, 16 तालुके, 16 के 16 तालुके के किसान आज अकाल से परेशान है। आगे हम जाते हैं, जालना है, हिंगोली है, परभनी है, फिर विदर्भ का जो रीजन चालू होता है यवतमाल से, तो यवतमाल से लेकर चंद्रपुर तक और अमरावती से लेकर पूरा ये उत्तर महाराष्ट्र का जो भी रीजन है, वहां एमपी धुलिया तक, वो पूरा का पूरा रीजन सर, अगर हम सिटी छोड़े तो बाकी पूरा किसान अकाल से परेशान है। उसके हाथ कुछ भी नहीं आया है। और जिसको दूसरी फसल कहते हैं, जो कोरडवाहू खेती है, उसमें 2 फसलें होती है, एक खरीफ की और रब्बी की। वो अभी की रब्बी की फसल सिर्फ कृषि आयुक्तालय के आंकड़े हैं, मेरे नहीं, सरकार के आंकड़े हैं, सिर्फ 20% ही उसकी बुनाई हुई है, यानी कि 80% लोगों ने लगाया नहीं। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जमीन में नमी नहीं, तो चना आएगा कैसे? पानी कहां से आएगा? तो ये अकाल उनको दिख नहीं रहा है। तो ये आपने कहा तालुका सर, कितनी तालुका? 200, 250? तो अगर हम कहते हैं कि इसमें 250 से ऊपर, 250 से ऊपर तालुका में वास्तविकता में अकाल है। कहने का मतलब ये हुआ कि 357 तालुका में से तकरीबन 250 तालुका में अकाल की स्थिति है। और जैसा अभी गड़े पाटिल साहब ने बताया प्रदीप जी, बहुत सबसे खतरनाक स्थिति है रबी की क्रॉप जो होती है, विच गेट्स हार्वेस्टेड अराउंड अप्रैल, जिसको बैसाखी बनाते हैं ना अप्रैल 13 के आसपास, वहां पे जो रबी की क्रॉप जो होती है वो हार्वेस्टिंग शुरू होती है।
वो अभी उसकी बुआई अभी होती है, इसका मतलब 20% ही बुआई हुई है अभी तक। जी। तो इसका सरकार का आंकड़ा मतलब है। सो विच मीन्स इन 2024 द रबी क्रॉप विल फेल इन महाराष्ट्र, कहने का मतलब ये यस हुआ। जी। ओ गॉड। तो बालाजी गणेश साहब, पटेल साहब, ये फिर ये जल जीवन स्कीम और जल जीवन मिशन ये सब कुछ फायदा हुआ कि नहीं इस महाराष्ट्र को? बिकॉज नहीं सर, ये मैं इसका एकदम तुरंत आंसर देना चाहूंगा। हाँ। उस योजनाओं का फायदा सरकार और उनके ठेकेदारों को हुआ है, महाराष्ट्र को नहीं हुआ है। जलयुक्त शिवार बोल के महाराष्ट्र में जब फडणवीस जी 5 साल के लिए मुख्यमंत्री थे तो उनके राज में जलयुक्त मिशन, जलयुक्त महाराष्ट्र बोल के एक योजना यहाँ पे की गई, जिसमें हजारों करोड़ खर्च किए गए, जिसमें से उन्हीं के आंकड़े सरकार के, फिर से मेरे नहीं, मैं सिर्फ उनके आंकड़ों पे बोल रहा हूं, क्योंकि ये बीजेपी वाले विपक्ष के आंकड़े को तो मानते ही नहीं है, तो मैं उन्हीं के आंकड़ों के ऊपर बोल रहा हूं। तो ये सरकार के ही आंकड़े हैं कि उससे इस महाराष्ट्र का सिंचन 1% भी नहीं बढ़ा है, जो है वैसा ही है। तो ये जल जीवन, हर घर नल, ये सिर्फ योजनाएं हैं, ये सिर्फ पेपर, सोशल मीडिया और उनके जो चुनिंदा नहीं, ज्यादा चैनल उनके जो भी है उन्हीं के ऊपर आते हैं, बाकी लोगों में कुछ भी नहीं है सर। और क्रॉप इंश्योरेंस, चलो कुछ हो गया, दुष्काल हो गया, पानी नहीं है, क्रॉप इंश्योरेंस तो बच सकते थे। आप कह रहे कि क्रॉप इंश्योरेंस जो 1 रुपया वाला, उसमें भी फायदा नहीं हो रहा है। आपने नहीं सर, अगर सर फायदा कब होगा, जब ये फसल बीमा कंपनी किसानों में उसका परतावा देगी, जब उसके रिटर्न्स देगी, तब फायदा होगा। लेकिन ये किसान फसल बीमा कंपनी वाले सरकार के मुख्यमंत्री को ही नहीं मान रहे हैं, ये उन्हीं को कह रहे चल भाई निकल जा। तो ये किसान किस तरह से राज्य चला रहे? अगर यहाँ की बीमा कंपनियां आपका सुनती नहीं, और किसानों को वो तभी फायदा हो जाएगा ना कि जब मुख्यमंत्री उनको आदेश दे, उसके आदेश का कंपनियां पालन करे, और किसानों के खाते में जितना भी उनका नुकसान हुआ है वो नुकसान उनको मिले, तब फायदा होगा। लेकिन इतना नुकसान होने के बाद भी 1 रुपए का बीमा किसी को मिला नहीं है, और ना ही सरकार ने कुछ उनको सख्त आदेश उनके खिलाफ कुछ ना दिए हैं, ना कुछ कदम उस खिलाफ उस तरफ सरकार ने ना उठाए हैं। सरकार सिर्फ कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाए, तो किसका इंतजार कर रहे हैं सर? चलाते जाए। तो सर किसका इंतजार कर रहे हैं? ये इसका इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव जब होगा महाराष्ट्र में डिक्लेयर, उसके पहले पहले हम लोग बीमा दे देंगे, या ऐसा कुछ करेंगे ताकि किसान जो है, वैसे भी भोले होते हैं किसान बड़े, वो आकर के सारे सबके सब इनको वोट दे दें। जी, जैसे मेरा अनुभव है बीजेपी के साथ, तो ये चुनाव के पहले भी बीमा नहीं देंगे। ये इतने झूठे लोग हैं, ये इतने जिसको बोलते कटकारस्तानी लोग हैं कि ये किसानों को सिर्फ जो मोदी जी का 2000 वाला हफ्ता है ना, वही सिर्फ चुनाव से पहले दे देंगे। इनकी औकात और इनकी हैसियत नहीं है। जो किसानों के नाम पे जनता का पैसा कंपनियों के ऊपर जो लुटाया है, उसमें से कितने % मिले वो मुझे पता नहीं है। लेकिन फिर भी किसान इनको क्यों वोट देता है सर, ये तो बताएं। तो सर ये थोड़ा संशोधन का विषय है, जैसे जैसे मुझे समझता जाएगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी किसान और लोग बदल गए हैं, और अभी ये बीजेपी के महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी कुछ यात्रा चल रही थी, तो वो माइक लेके लोगों को मोदी जी के बारे में पूछ रहे थे, वो वीडियो भी वायरल हुआ है। तो एक महिला ने उसको इस तरह से खड़े बोल सुनाए कि वो माइक नीचे लेके भाग गए। महंगाई के ऊपर उस महिला ने सुनाया, उस महिला ने किसानों के ऊपर सुनाया, मोदी जी को, और उसने वहां पे गालियां दी और वो चले गए। तो ये लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। तो अभी लोगों को पता है कि क्या करना है। तो इस वक्त फडणवीस साहब बीच में ये 1 रुपये क्रॉप इंश्योरेंस का बहुत बोले कि देखो मेरे को किसानों का ट्विटर आ रहा है कि आपने क्या सिस्टम लॉन्च कर दिया है, जहां हमारा 10,000 खर्चा हो रहा था वो कुछ खर्चा नहीं हो रहा है, 1 रुपए में काम हो रहा है। तो ये आपका कहना है कि ये 1 रुपए का सिस्टम फ्लॉप शो है, ये 1 रुपए का तो अभी किसान के, अगर मैं ये इसका जवाब 2 तरीके से दूंगा। एक, किसान क्या सोचता है जब भी कोई योजना आती है, इस देश का किसान सोचता है कि हमारा भला हो जाएगा। और बीजेपी की जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट की पॉलिसी है, वैसे वो लोगों तक पहुंचाते हैं, हड़कंप मचा देते हैं। तो लोगों को लगा कि भाई 1 रुपए में मिल रहा है, तो हमारे जेब में से सिर्फ 1 ही तो रुपया जा रहा है, क्योंकि भारतीय लोगों को पहले से मुफ्त में अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। तो उनको लगा होगा कि भाई अभी मोदी जी के बाद देवेंद्र फडणवीस जी हमारे मसीहा है, हमारा भला कर देंगे। ये सार्कास्टिकली मैं कह रहा हूं, और आगे आता हूं मुद्दे के ऊपर। और अभी इसका मैं सच बताता हूं, तो ये किसानों को कहां पता है
कि 1 रुपया उनके जेब में से सिर्फ वहां पे रजिस्ट्रेशन हो जाए इसके लिए ले रहे, और उनके नाम पे उन्हीं के जेब में से जो टैक्स आ रहा है उसका पैसा सरकार कंपनी को दे रही है, ये किसानों को पता नहीं है। और अब उन जिन जो ट्विटर का जिक्र फडणवीस जी ने कहा, शायद उन्हीं के कुछ फेक अकाउंट्स हो गए सोशल मीडिया के, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत खर्चा बीजेपी करती है, आपने भी सुना होगा। तो उन्हीं के कुछ 100-200 फेक अकाउंट हो गया किसान के नाम से, उन्होंने ट्वीट कर दिया होगा। और क्योंकि किसान ट्विटर यूज ही नहीं करता, उसको चुनिंदा कुछ करते होंगे लेकिन ज्यादातर करते नहीं। तो ये सब झूठ बोलते हैं सर, ये झूठ है। अभी किसान जिस हालत में है सर, अभी दिवाली में वो ठीक तरीके से कुछ अपने बच्चों के लिए ना नए कपड़े खरीद सकता है, ना कुछ ले क्या है इस हालत में, क्योंकि उसमें कुछ हाथ में आया ही नहीं है सर, ये सच्चाई है। लेकिन अकाल के वक्त क्या दिवाली मनाएगा कोई? अकाल पड़ा हुआ है, क्या दिवाली मनाएगा कोई? हाँ, तो उसमें भी कैसे लूट रहे हैं सर। एक अच्छा किया आपने उसका जिक्र किया दिवाली, तो इसमें एक आनंदाचा सीधा बोल के महाराष्ट्र में आनंद का सीधा, जिसको ये मराठी में चलती है, तो ये हर फेस्टिवल में बांट रही है। उसमें 1 किलो तेल मिलता है, इसमें 1 किलो वनस्पति तूप मिलता है, उसमें 1 किलो शक्कर रवा वगैरह वगैरह ये देते हैं। तो उसका जो टेंडर है वो प्रक्रिया में बहुत बड़ा घोटाला है। विपक्ष के नेता हमारे कांग्रेस के माननीय विजय वडेट्टीवार साहब ने भी उसको उठाया था। तो ये माजरा ये है कि जो भी कुछ टेंडर किया जाता है उसका एक गवर्नमेंट का एक सिस्टम रहता है, उसकी ऑनलाइन निविदा निकाली जाती है, उसका टेंडरिंग किया जाता है, उसके बाद वहां पे कंपनीज को इनवाइट किया जाता है, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसमें जो L1 होता है जिसको लोवेस्ट वन बोलते हैं, वो जो वहां पे आता है उसको दिया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट आनंदाचा सीधा बोल के जो करती है उसमें 750 करोड़ रुपए अभी दिवाली के लिए शायद कुछ तो 1200-1500 करोड़ रुपए की इन्होंने तरतूद की है। तो वो 8-10 दिन में वही कंपनी को दिया जाता है जो ये लोग चाहते हैं, और उसी कंपनी को पिछले 4-5 बार इन्होंने टेंडर दिया विदाउट ऑनलाइन प्रोसीजर, डायरेक्ट टेंडर टू दैट कंपनी। ये कैसे किया जा रहा है? और उसमें ये जो भी दिया जा रहा है, हर जिले में से कंप्लेन है और हर जिले में से सिर्फ कुछ लोगों को ही वो सीधा मिला है। 1500 करोड़ का सीधा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ 2-3 दिन बांटा जाता है। 1500 करोड़ का सीधा कैसे बांट सकते हैं? तो ये बाकी का पैसा कहां जा रहा है? और उसमें पाम तेल की कीमत 250 रुपए तक 150 रुपए तो कुछ तो लगाई गई है। उस किट का मैंने पूरा हिसाब निकाला, जो किट सिर्फ कुछ 180-85 रुपए में मिलती है, वो भी कहां पे, जिसको हम किरकोल मार्केट बोलते हैं, रिटेल मार्केट में हम लेके जाए तो वो तो बल्क में खरीदते हैं, वो 250-350 में एक किट वो ऑन रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। तो इस तरह से इस राज्य को लूटने का काम शिंदे और फडणवीस जी कर रहे हैं, अजित पवार जी कर रहे हैं। किसानों को घर घर जाके दे रहे हैं, कैसे किसानों को कैसे मिल रहा है? सर ये जो जिसको कोपन बोलते हैं, स्वस्थ धान्य दुकान जिसको कहा जाता है, तो वहां पे ये दिया जा रहा है उनको। तो ये उसमें बहुत त्रुटियां हैं, उसमें बहुत गलतियां हैं और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, और उसको हम सामने लाके रहेंगे। राइट, गड़े पाटिल साहब जी, बहुत धन्यवाद आपका, बड़े दिनों के बाद आप आए। लेकिन जो आपने बात बताई है बहुत डिस्टर्बिंग है। मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गया सर कि इस बार काली दिवाली जाएगी हमारे किसानों की। इट्स गोइंग टू बी टेरिबल। आई होप द गवर्नमेंट डज समथिंग। जी सर, ये इतना टेरिबल है सर। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, मैं किसानों के साथ शिक्षा के ऊपर भी काम करता हूं, तो मैंने कुछ स्कूल को पिछले हफ्ते विजिट दी थी, तो मुझे वहां पे एक सच सामने आया है, इससे हम जरूर डिस्टर्ब हो जाएंगे, मैं तो हुआ हूं। जो बच्चे 6ठी कक्षा के ऊपर के हैं, जो कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, तो उन लोगों को अभी फसल नहीं आई है, घर तो चलाना है, तो स्कूल में वैसे ही टीचर ठीक से सरकारी स्कूलों में पढ़ाते नहीं है, तो अभी 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चों को साथ में लेके दिहाड़ी पर उनको लेके जाएंगे, क्योंकि घर में उतना ही 300 रुपया ज्यादा आएगा। ये बहुत जगह पे हो रहा है क्योंकि अकाल है। तो हमने मांग की थी सरकार को कि योजनाओं का लाभ दिया जाए, पुनर्गठन कर्जे का किया जाए, फसल बीमा का जो भी परतावा है उनको दिया जाए, ये हमारी मांग थी, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और अभी जो मैंने कहा वो बहुत डिस्टर्बिंग है। इस साल की दिवाली किसानों की टीवी कुछ भी दिखाए गोदी मीडिया, लेकिन दुख में ही जाएगी।
इस वक्त कहाँ है सर आप? कौन सी लोकेशन क्या है आपकी? आप कहाँ हैं? क्या सर ये अभी मैं घर पे हूँ, नांदेड़ का मेरा घर है, मैं नांदेड़ में हूँ, घर पे हूँ। राइट, थैंक यू वेरी मच सर गड़े पाटिल साहब, जी, बालाजी जी। गड़े पाटिल साहब, नांदेड़ से आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि जी सर। सरकार जागेगी और खैर जी। दिवाली को तो कुछ ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, क्या कर जी। सकते हैं अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो जी। पीक बीमा है वो तो दे दे, जी उसकी तो डिस्ट्रीब्यूशन कर बिल्कुल। दे फार्मर्स को। बट Yes. आई डाउट इट विल हैपन। अभी जो आपने बात बताई, वेरेटीवार साहब ने भी कहा था कि जो 40 या 42 तालुका में दी गई हैं, इट इज़ ओनली फॉर एमएलएज हु आर वेरी क्लोज टू द गवर्नमेंट, और बाकी Yes. जो 210 के करीब तालुका हैं जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ के लिए कुछ नहीं है, विच इज़ रादर सैड, जी। विच इज़ टेरेबल। Yes. राइट, थैंक यू सर मच, थैंक यू वेरी मच सर। Yes. नमस्कार, वंदे थैंक यू सर, मातरम। थैंक यू, नमस्कार, नमस्कार, वंदे वंदे मातरम। मातरम सर, थैंक यू। Pradeep ji, this is terrible. I mean, I feel terrible. I feel awful. And what about the people, the farmers, the rupee one, crop insurance, you know, water coming to, I mean, अरे प्रदीप जी, कुछ भी- रबी क्रॉप जो है वो प्लांट नहीं हुई है सर, अभी जमीन में बुआई नहीं हुई है, 20% से कम बुआई हुई है। Exactly. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि अप्रैल मई के अंदर जब कटाई होनी है तो क्या होगेगा? कुछ नहीं होगेगा। Oh God, this doesn't even bear thinking. This we is- require a statesman kind of a chief minister or a But group there is of no, ministers sir, who but really my can take on this agricultural problems head on. But Pradeep ji, there is no dearth of cash. The government, the central government is given so much of cash, they're willing to give so much of subsidy. Where is the problem? I still can't understand. Why can't a drought be declared in all 250, 256 talukas, and proper water supply, proper money, proper whatever has to be given? It should be given. Where is the problem? Your treasury is full. Why can't you distribute the money to the farmers? And you know, how What can prevents you? How can you play politics With where farmers' farmers are lives? concerned? कि ये पार्टी के अगर जी। तालुका है तो उसको ड्रॉट डिक्लेयर नहीं करेंगे, रूलिंग पार्टी के एमएलएज है तो उसको ड्रॉट रिलीफ करेंगे। आई दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इज प्रदीप जी, वेरी ये तो मुझे वो जो पुरानी हिंदी फिल्म होती थी ना, ब्लैक एंड व्हाइट हिंदी पिक्चर जो होती थी, जो कन्हैया लाल जी ऐसे काम किया करते थे उसमें, वो लग रही है मेरे को। एक तरफ प्राण और एक तरफ कन्हैया लाल, ये क्या है मतलब? दिस इज मोस्ट डिस्टर्बिंग, एब्सोल्युटली टेरिबल। We will not leave the subject. We'll be back with the subject again on Monday. I promise you. Right, another moment with us from